Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion are prokinetic agents, ठीक है, जिन्होंने gastric emptying को promote करना होता है. So before we study their classification, let's talk about their uses. The uses of prokinetic drugs are that they help in they treat gastroparesis. ठीक है, gastroparesis का मतलब है कि stomach की emptying नहीं हो पा रही. ठीक है, स्टमक की एम्पटिंग कब नहीं हो पाती? एज एन विगोटमी, वेगस नर्व्स जो कि बेसिकली सप्लाई कर रही होती हैं आपके स्टमक को, वो कट हो गई हैं. एंट्रैक्टोमी हो गई है, यानी कि आपने एंट्रम रिमूव कर दिए किसी अल्सर की वजह से या किसी भी और वजह से. पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले. ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं देर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग. नहीं, देर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हांसिंग द ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड इन द गट. ठीक है, तो वो इट कैन बी द स्टमक, इट कैन बी द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कैन बी द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये सारे एरियाज मतलब बेसिकली प्रोकाइनेटिक्स आर फॉर द इंटायर गट, नॉट ओनली फॉर द स्टमक. तो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइलियस. आइलियस मीन्स आइलियम. ठीक है, एंड दे इम्प्रूव कॉलोनिक ट्रांजिट, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल होंगे. ठीक है, बट डिपेंड करता है, हर एक प्रोकाइनेटिक एक ख़ास एरिया को स्टिमुलेट करता है. सो डिपेंडिंग ऑन विच एरिया इट इज़ स्टिमुलेटिंग. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जर्ड बाय इंक्रीजिंग द स्फिंक्टर टोन और इंक्रीजिंग द स्फिंक्टर एक्शन ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर. ठीक है, इसके अलावा नॉन अल्सरस डिस्पेप्सिया में इट इज़ हेल्पफुल. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लार्ज बोल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज़ ऑग्लवी सिंड्रोम. उसमें क्या होता है कि आपका बोल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लेटस. ठीक है, या किसी और चीज़ की वजह से, और इसके इलाज के ऑग्लवी सिंड्रोम के लिए आमतौर पर न्यूस्टिकमीन दी जाती है. ठीक है, अच्छा अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मेनली 4 क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हमारे पास मोटेलाइट्स. मोटेलाइट्स आर द वंस दैट एक्ट ऑन द मोटेलिन रिसेप्टर्स. ठीक है, ये इंक्रीज़ करते हैं आपके माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस को. इसमें हम क्या करते हैं 3 mg IV एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, विच इज़ अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. ठीक है, बट इसका एक इशू ये है कि इसमें इसके लिए बहुत जल्दी इस एंटीबायोटिक के लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. और बुक में स्पेशल रेफरेंस दिया हुआ है कि ये कब दी जाती है, जब अपर GIT हेमरेज हो, टू प्रिवेंट नहीं टू कॉज, यहाँ पे लिखना था मैंने, टू कॉज गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, बिफोर एंडोस्कोपी, कि ऊपर वाला अगर GIT ब्लीडिंग हुई हुई है तो हम चाह रहे हैं कि ब्लड वहाँ से एम्प्टी हो ताकि हम एंडोस्कोपी कर सकें. फिर आ जाते हैं कॉलिनोमिमेटिक्स. इसमें आ जाते हैं न्यूस्टिकमीन एंड पैथेनेकॉल. ठीक है, न्यूस्टिकमीन मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑग्लवी सिंड्रोम में यूज़ होता है. ठीक है, लाइकवाइज पैथेनेकॉल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जर्ड एंड गैस्ट्रोपेरेसिस. लेकिन ये कॉलिनोमिमेटिक्स आर नॉट द ड्रग्स ऑफ चॉइस बिकॉज इनके कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं, लाइक एक्सेस लैक्रिमेशन, एक्सेस लाइवेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. वो सारा हमने पहले ANS में पढ़ा हुआ है. फिर आ जाते हैं आपके पास डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स. ठीक है, इसमें 2 मेजर ड्रग्स हैं, वन इज़ मेटाक्लोप्रामाइड एंड द अदर वन इज़ डोमपेरिडोन. बोथ ऑफ दैम, मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ MSS, यानी कि वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं. ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेटाक्लोप्रामाइड है, अच्छा डिफरेंस मैं आपको बाद में बताती हूँ. एक और बात मैंने ये बताई है कि डोमपेरिडोन जो है वो पोस्टपार्टम लैक्टेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है, अच्छा अब बेसिकली ये है कि जो मेटाक्लोप्रामाइड है इट इज़ ऑल्सो हैविंग एक्स्ट्रा पायरामिटल इफेक्ट्स. ठीक है, यानी कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बिकॉज इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, जबकि डोमपेरिडोन जो है दैट इज़ मोर वेल टॉलरेटेड बिकॉज इट इज़ हैविंग लेस साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक हो गया. अच्छा एक और बात ये कि जो मेटाक्लोप्रामाइड है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये हमारे पास एक सेरोटोनिन एंटागनिस्ट भी है. बेसिकली सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है, एक जो इसको हम डिस्कस करने लगे विच इज़ रिलेटेड टू द गट, एक है HT3 और एक होता है हमारे पास HT4. जो HT4 है ना बच्चे, ये हमारे पास होता है एक्साइटेटरी टू द गट एंड HT3 इज़ एक्चुअली इनहिबिटरी टू द गट. ठीक है, तो ये जो आपका मेटाक्लोप्रामाइड है, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, इट इज़ एन HT3
H3 ठीक है रिसेप्टर एंटागनिस्ट एंड एन H4 रिसेप्टर एगनिस्ट, ठीक है। और एक और जो हम लोग H4 रिसेप्टर एगनिस्ट अगली कैटेगरी उन्हीं की है, ये है एगनिस्ट बिकॉज दे आर एक्साइटेटरी टू द गट। इसमें आ जाता है सिसाप्राइड एंड मीसोप्राइड। जो सिसाप्राइड है दैट हैज़ नाउ बिन बैंड बिकॉज इसकी वजह से एरिथमियाज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि इनोवेशन आ गई है तो वी हैव मोर एंड न्यूअर प्रोकाइनेटिक एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एपेटाइट। इसमें सबसे पहले है ग्रालिन रिसेप्टर एगनिस्ट जिसका नाम है रेलामोरेलिन। फिर हमारे पास है 5H3 रिसेप्टर एगनिस्ट, एक तो हमने पढ़ लिया सिसाप्राइड एंड मीसोप्राइड। इसके अलावा है ट्रैक से याद रखना है वेलोसिट्रैक एंड दूसरा है फैलसी ट्रैक, पता नहीं क्या ट्रैक से याद रखो, वेलोसिट्रैक एंड फैलसी ट्रैक, ठीक है। और फिर हमारे पास है मस्करीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, इसमें अमाइड से याद रखो एकोटिमी अमाइड। और फिर है ओपियोइड एंटागनिस्ट, ठीक है। ओपियोइड इज़ अ ड्रग ऑफ एब्यूज़, ठीक है, विच कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इस वजह से ओपियोइड एंटागनिस्ट है दे सर्व एज प्रोकाइनेटिक एजेंट्स और इसमें आ जाता है नैलोज़ोन, ठीक है। सो नैलोज़ोन एंड रेलामोरेलिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लो। वेलोसिट्रैक एंड फैलसिट्रैक एंड एकोटिमाइड क्या है एकोटिअमाइड भी याद कर लो तो अच्छी बात है। अब व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स जो मेटाक्लोप्रामाइड के जो भी मैं बात कर रही थी लेकिन अभी डिटेल में अब हम बात करने लगे हैं। द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड दे इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, अब मैं अगर आपको जनरल बताऊँ, देखो जो मेटाक्लोप्रामाइड है और डोमपेरिडोन है ये डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डोपामिन ब्लॉक हो जाए तो हमने पढ़ा है पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है। तो इसमें पार्किंसंस डिजीज़ लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं स्पेशली इन द एल्डरली व्हेन मेटाक्लोप्रामाइड ज़्यादा अमाउंट में दिया जाता है, ठीक है, या लॉन्ग टर्म ज़्यादा अरसे के लिए दिया जाता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस, इंसोम्निया एंड एंजाइटी, ये तो 10 to 20% में हो गया। एक्स्ट्रा पैरामिटल साइड इफेक्ट्स अब आप देखो डिस्टोनिया। इफ़ यू रिमेंबर जब हम पार्किंसंस डिजीज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी तरह के होते हैं कि रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है, ठीक है, डिस्टोनिया होता है, मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं डिस्टोनिया, एकाथीसिया, ठीक है, पार्किंसोनियन फीचर्स ड्यू टू सेंट्रल डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेट occurs acutely in 25% patients given high doses and in 5% patients receiving long-term therapy. Cardiac dyskinesia. Cardiac dyskinesia क्या होता है कि involuntary movements होती हैं आपके आपके फेस की, ठीक है, involuntary movements आपके हेड या टॉर्सो की, ठीक है। Sometimes irreversible has developed in patients treated for prolonged period with metoclopramide. For this reason, long-term use should be avoided unless absolutely necessary, especially in the elderly. और एक इम्पॉर्टेंट और अफेक्ट जो एंडोक्राइन इफेक्ट है, ये तो हो गया ना सेंट्रल इफेक्ट, ठीक है, ये हमने सेंट्रल साइड इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। एक इन दोनों के क्या होते हैं, एंडोक्राइन इफेक्ट होते हैं कि इसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं कॉज्ड बाय बोथ मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। ये बात याद रखनी है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये लगता है कि शायद सेंट्रल इफेक्ट्स जो हैं देर ओनली लिमिटेड टू मेटाक्लोप्रामाइड, तो एंडोक्राइन इफेक्ट्स भी शायद सिर्फ मेटाक्लोप्रामाइड तक लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने ऊपर बताया तो है कि डोमपेरिडोन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टपार्टम लैक्टेशन। इसका मतलब है एंडोक्राइन इफेक्ट दोनों के लिए, मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। तो इस वजह से इनका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि दे कॉज ग्लैक्टोरिया इन फीमेल्स, गायनोकोमेस्टिया, ठीक है, एंड इम्पोटेंस इन मेल्स एंड ऑल्सो दे कॉज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। जबकि डोमपेरिडोन, ठीक है ना, डोमपेरिडोन बेसिकली क्या है, मैंने बताया कि इट कैन नॉट क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर। ये आपके CTZ यानी कि आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को तो पास कर लेती है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है इट हैज़ इनकम्प्लीट ब्रेन बैरियर। तो एंटी इमेटिक एक्शंस तो इसके हैं, मतलब बच्चे सोच रहे होते हैं ना कि CTZ को ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसके एंटी इमेटिक एक्शंस कैसे होते हैं अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकती। तो CTZ का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है दैट इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री। न्यूरोसाइकेट्रिक एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स आर रेयर विद डोमपेरिडोन, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ ऊपर उन्होंने बताया कि आपके पास जो D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है वो दो तरह के होते हैं, एक प्रोकाइनेटिक्स होते हैं और एक एंटी साइकोटिक्स होते हैं। जो एंटी साइकोटिक्स हैं उसमें सिर्फ एंटी एमेटिक एक्शन है, जबकि प्रोकाइनेटिक्स दे हैव प्रोकाइनेटिक एक्शन एज वेल एज एंटी एमेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिकॉज दे आर प्रोकाइनेटिक्स, ठीक है, सो इन्होंने 5-HT4 विच वॉज एक्साइटेटरी उसके एगनिस्ट है। एज एंटी एमेटिक्स दे ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स इन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, so they have anti-emetic effect, ठीक है, as chemoreceptor trigger zone has incomplete blood-brain barrier। ठीक है, metoclopramide can be given oral and IV, जबकि domperidone is only given orally। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा लिखा है, इट्स सेफर। फिर उसके बाद हमारे पास है फार्माको डायनामिक्स। ठीक है जी, प्रोकाइनेटिक्स दे इंक्रीज अपर GI मोटिलिटी। ठीक है, दैट्स वाई वी कांट यूज़ इट फॉर कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही मैंने ये बात भी की थी कि वो प्रोकाइनेटिक्स जो कि आपके लार्ज कोलॉन को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक दफ़ा मैं बुक से दिखा दूँ कि मैंने बात हवा में नहीं की थी। फाइनली एजेंट्स दैट इन्हांस कॉलोनिक ट्रांजिट मे बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हम आमतौर पर लैक्सेटिव्स ही यूज़ करते हैं, प्रोकाइनेटिक्स इतने यूज़ नहीं करते। लेकिन वो प्रोकाइनेटिक्स क्योंकि प्रोकाइनेटिक्स का अपर GI में एक्शन है, लेकिन वो प्रोकाइनेटिक्स जिनका कोलॉन में एक्शन होगा वो कोलॉनिक ट्रांजिट में भी हेल्प करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगली बात क्या है, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मेटाक्लोप्रामाइड इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो मे हैव हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट हैज़ एंटीमेटिक इफेक्ट एज CTZ हैज़ इनकम्प्लीट ब्रेन बैरियर। फिर है हमारे पास इंडिकेशंस। एज प्रोकाइनेटिक ये जर्ड के लिए यूज़ है, इट इंक्रीजेज द मोटिलिटी टू गेट रिड ऑफ द फूड दैट विल डिक्रीज द एसिडिटी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है कि एजेंट्स दैट इंक्रीज लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर्स में बी यूजफुल फॉर जर्ड। ठीक है, और जर्ड में इन्होंने बताया है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोकाइनेटिक्स इट इज़ वेरी गुड, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स आर यूज्ड मेनली इन कॉम्बिनेशन विद एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स इन पेशेंट्स विद रिगर्गिटेशन और रिफ्रैक्टरी हार्टबर्न। मतलब इफेक्टिव ये होगा कि आप प्रोकाइनेटिक्स को यूज़ करें अलॉन्ग विद एंटी सिक्रेटरीज। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बताया गैस्ट्रोपेरेसिस दैट इज़ इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्पटीइंग आफ्टर सर्जरी और इन डायबिटिक पेशेंट्स विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, जिनके नर्व्स का इशू है या इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्पटीइंग आफ्टर सर्जरी एज एंटी एमेटिक्स। ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट वॉमिटिंग ड्यू टू साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है ना, गैस्ट्रोएंटराइटिस, सर्जरी, टॉक्सिन्स, यूरेमिया एंड रेडिएशन। फिर इसके बाद इन्होंने साइड इफेक्ट्स यहाँ बताया। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, डिस्काइनेसिया, पार्किंसन like effect, galactoria, menstrual disorders, impotence, hyperprolactinemia which can cause infertility in the female, postural hypertension that is alpha blocking action especially if it combines with antihypertensive, and sedation and drowsiness. Not of them, ठीक है, because it cannot cross blood brain barrier. So if we have patient with Parkinsonism and he has vomiting, ठीक है, एक पेशेंट है जिसको पार्किंसंस है, ठीक है, तो उसको तो हम डोपामिन ब्लॉकर्स नहीं देंगे ना। ठीक है, और उसको वॉमिटिंग हो रही है तो हम ये वाला ड्रग यूज़ करेंगे। ठीक हो गया।